एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास IAS, IITians और IIM ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री आना ही नहीं चाहती। वैसे तो CM नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है, जहाँ पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज स्टेट से दूर भागती हैं। प्रणाम, नमस्कार, मेरा नाम है शमीर रंजन और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान पूरी तरह से सच को बयां करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉर्ड होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? चलिए डिटेल में जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के पास पोर्ट मौजूद होना उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इससे उन्हें बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, जिसके जरिए वे आसानी से मरीन रूट्स को एक्सेस कर सकते हैं और तरह तरह के मटेरियल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कंपनीज आजकल उन इलाकों में भी अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना पसंद कर रही हैं जो कि पोर्ट से कोसों दूर है। उदाहरण के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। राजस्थान में सरसों, राई, बाजरा और उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वही दूध व मसालों का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट। साथ ही यहाँ अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरामिक और ऑटोमोबाइल जैसे कई सारे उद्योग शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो यह राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। IT के फील्ड में भी इसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो वो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन यहाँ IT कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर्स और सपोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसीलिए जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ पर पोर्ट नहीं है, हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। पर दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूर नहीं था, बल्कि कुछ दशक पहले ही यह मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था। असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच है। यहाँ धान व गेहूं की खेती बहुत बड़ी संख्या में होती है। इसके अलावा बिहार में शाही लीची, मखाना और अमरूद जैसे कई सारे फ्रूट्स देश से लेकर विदेशों में भी काफ़ी मशहूर हैं, जिसकी सप्लाई पहले काफ़ी बड़े लेवल पर की जाती थी। ब्रिटिश शासन के समय पटना एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी उभरा था, और आज़ादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग ना के बराबर था, वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियल स्पॉट बने। एक्चुअली बिहार के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में मिनरल मौजूद थे, इसीलिए कंपनीज इन माइंस के करीब ही लोकेट होना चाहती थी, ताकि रॉ मटेरियल या मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें ज़्यादा समय या पैसे खर्च ना करने पड़े। अब क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सिर्फ बिहार की तरफ ही जा रही थी, इसीलिए उस समय के PM जवाहरलाल नेहरू 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने में लगने वाले खर्च पर सब्सिडी लगा देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज को रॉ मटेरियल या मिनरल के लिए बिहार या इसके जैसे बाकी के माइंस वाले स्टेट्स का रुख करने की ज़रूरत नहीं थी, और इंडस्ट्रीज पूरे देश में ही कहीं पर भी इस्टेब्लिश की जा सकती थी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज वहाँ पहले से ही मौजूद थी, वह भी खराब पॉलिसीज़ और कई दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बंद होती चली गई। इस तरह बिहार की वो इमेज जो ब्रिटिश शासन या उससे पहले हुआ करती थी, वह वक्त के साथ खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है, पिछले 40 से 50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट्स या शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफ़ी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में ये बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला? यह जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद।